बिना प्रयोजन के हम जिनवानी पढ़े तो आकाश कुसुम के समान है और निश्चित रूप से हम अपने ध्येय की सिद्धि के लिए अर्थात अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के हेतु हम जिनवानी का अनुगम कर रहे हैं। और जब अनुगम करते हैं तो ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि थोड़े कठिन प्रसंग भी जिनवाणी के कथन में आ जाते हैं, और जो जो इन कठिन प्रसंगों के माध्यम से जिनवाणी को समझने का यत्न करता है, निश्चित रूप से वो अधिक पुरुषार्थी जीव है। और उस समय में जो उपयोग की एकाग्रता होती है वो वस्तु की प्राप्ति के लिए उस जाति की एकाग्रता अत्यंत कार्यकारी होती है। प्रयोजन इतना ही है कहने का कि ये निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनकी चर्चा, इन 6 अनुयोगों की चर्चा हमने पूर्व सूत्र में की थी। और अब इस सूत्र में सत, संख्या, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, वैश्च, ऐसे 8 अनुयोगों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से वस्तु का अनुगम किया जाने वाला है। वस्तु का ज्ञान करने के लिए, वस्तु की जानकारी के लिए ये सब बातें जरूरी है, जिसके माध्यम से हम एक बार वस्तु का निर्णय कर गए तो फिर हम चूकेंगे नहीं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नियत रूप से हर वस्तु का लक्षण आदि सब नक्की कर ले, तो हम फंसेंगे नहीं। देखो क्या है ये, भक्तामय स्तोत्र में आया है, स्तोत्र में कि हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने औरों को देख लिया, अब आपको देखकर मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं। अब ये क्यों कह रहे हैं? जब तक सबको जाने देखे बिना हम यथार्थ का निर्णय कैसे करेंगे? तो इसी प्रकार सत, संख्या, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, वैश्च, इनके माध्यम से हम सबका ज्ञान करेंगे, सबको परखेंगे, और सबको परखने के बाद सबका निरीक्षण हो गया तो हमको अब किस वस्तु में यत्न करना है ये सब नक्की हो जाएगा। और देखो ना, जितना हम इनके बारे में सोचते हैं उतना गहराई में जाते हैं, बहुत आनंद आता है। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि कोई इन विषयों को, मतलब अन्य अनेक सभाओं में तत्वार सूत्र की कितनी भी सभाएं चलती हो, इतनी डिटेल में नहीं चर्चा करते, ऊपरी ऊपरी बात रखते हैं। लेकिन अपन एग्जाम्पल के स्तर पर कुछ न कुछ लेते हैं, जिसको लेकर हमको एक फील आ जाए कि क्या है भाव इनका। ओके, हम 8वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे, सत, संख्या, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, वैश्च, जिसमें हमने सत कहकर ये बात नक्की करी कि वस्तु है, वस्तु की हयाती है। ओके, तो सत कहकर हमने वस्तु की हयाती की स्वीकृति, मोहर लगा दी। क्या हुआ उसमें? कह रहे कि उसमें हम सामान्य और विशेष के माध्यम से जीवों का अन्वेषण करेंगे। और सामान्य में हमने ये देखा था कि जीव है एक बात, और दूसरी बात क्या है, कहाँ से गुणस्थानों की अपेक्षा से है। और विशेष अपेक्षा हमने मार्गणा स्थान की अपेक्षा चर्चा की थी, जहां पर हमने देखा कि गति मार्गणा में हमने नरक गति और नरक गति के आश्रित कोई जीव की चर्चा की थी। ओके, संख्या में क्या देखा था हमने कि हर गुणस्थान में कोई न कोई जीव है और उनकी संख्या हमने देखी थी। ओके, श्रेणी चढ़ने वाले, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले गुणस्थानों में कितने जीव, शपक श्रेणी वाले जीव, 13वें गुणस्थान में स्थित उत्कृष्ट जीवों की संख्या, और 14वें गुणस्थान में स्थित जीवों की संख्या, ये सब हमने देखी थी। अब आज देखो, ये तो ये हमारी सामान्य चर्चा हुई थी। विशेष चर्चा मार्गणा स्थान की अपेक्षा है, और मार्गणा स्थान में जो जितनी भी चर्चा वो संख्या है ना, वो
जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग, या फिर जगत घन की अपेक्षा चर्चा, या लोक का असंख्यात्वा भाग, ऐसे मापों में उन्होंने संख्या बताई है। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में ये थोड़ा सा टफ विषय है, इसलिए उसकी अपन चर्चा ज्यादा में नहीं लेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ आउट कर दिया। अब हम क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। अर्थात क्षेत्र में क्या आता है कि यह जीव कौन से क्षेत्र का स्पर्श, वर्तमान में कौन से क्षेत्र का स्पर्श कर सकता है, उसकी बात आती है। ओके, तो आइए थोड़ा सा हम स्पर्श की चर्चा क्षेत्र की चर्चा चालू करते हैं। वैसे क्षेत्र किसको कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र, आकाश के प्रदेश को क्षेत्र कहते हैं, एकदम सरल भाषा में। आकाश के क्षेत्र को आकाश के प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। हाँ, रहने का स्थान तो है ही, लेकिन वो आकाश क्षेत्र, ये शब्द कहाँ से आया? आकाश के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं, तो आकाश के प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं, ऐसा समझना। ओके, अब ये क्षेत्र दो प्रकार से कहा जाता है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। सामान्य रूप से उसका चर्चा किस अपेक्षा होगी? गुण स्थानों की अपेक्षा। और विशेष रूप से चर्चा मार्गणा स्थान की अपेक्षा। अर्थात एक एक मार्गणा लेंगे और उस मार्गणा में गुणस्थानों का गुणस्थान को लगाकर देखेंगे, भाई इस मार्गणा में कौन से गुणस्थान बैठते हैं, ऐसा देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात के ऊपर और खुलासा कर दूं। कल हमने आश्रव का जो साधन कहा था, सोनाली भाभी, आश्रव का साधन हमने आश्रव कहा था, तो वहां पर आश्रव का साधन औदैहिक भाव, ऐसा भी आपने एक ये दिया था, जो उसको मैंने स्वीकृति दी थी। लेकिन उस औदैहिक भाव में थोड़ा सा विशेष समझना, हर औदैहिक भाव आश्रव नहीं होता है, लेकिन हर आश्रव औदैहिक भाव ही होता है। क्या कहा? फिर से कहता हूं, हर औदैहिक भाव आश्रव नहीं होता है। एग्जाम्पल, औदैहिक भाव कितने हैं? 21 है। 21 गति, कषाय, लिंग, है ना? तो गति, अभी गति ये औदैहिक भाव है, लेकिन क्या वो आश्रव का कारण है? नहीं है। तो इस अपेक्षा से गति को हम आश्रव का कारण नहीं कह सकते, लेकिन कषाय, लिंग आदि को हम देख सकते हैं उसमें। तो कहने की बात, औदैहिक भाव में भी वो विशिष्ट औदैहिक भाव ही लेना, इतना ही अपना ध्यान रहे। ओके, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो सामान्य अपेक्षा पहले गुणस्थान वर्ती कितने क्षेत्र में रहते हैं? पहले गुणस्थान वर्ती कहाँ पाए जाते हैं? सरल प्रश्न है। तो उसका समाधान किया, 3 लोक में सर्वत्र मिथ्या दृष्टि जीव है ही, तो पहले बादशाही गुणस्थान सर्वत्र फैले हुए जीव है। ठीक है, 3 लोक में। अब अगला प्रश्न, दूसरे सासादन में, सासादन से लेकर 14वें गुणस्थान तक, क्या कहा? सासादन नामक दूसरा गुणस्थान, वहां से लेकर 14वें गुणस्थान तक, यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि इनका क्षेत्र कितना है? तो क्षेत्र कह दिया लोक के असंख्यातवें भाग, लोक के असंख्यातवें भाग इनका क्षेत्र कहा। अब यहां पर एक विशेष बात समझना, थोड़ा सा उपयोग देना। 13वां गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात होता है, तो उस समय में क्या होता है क्षेत्र? कोई बता सकता है क्या? क्या पॉसिबल क्षेत्र है? तो पहले समय में उसके
उसके 8 समय है, बराबर। 8 समय में पहले समय में क्या कहा, दंडाकार होता है। फिर क्या हुआ, कपाटाकार होता है। फिर क्या होता है, प्रतर, फिर लोकपुरण, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, और फिर लास्ट में मूल शरीर में प्रवेश करता है। समझ में आया? तो हमने जो चौथा समय देखा कि लोकपुरण, अर्थात 3 लोक में वो क्षेत्र व्याप्त हो गया है, तो इस अपेक्षा से 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के समय का क्षेत्र कितना लेंगे, 3 लोक लेंगे, उस विशिष्ट काल की अपेक्षा। नहीं तो सभी पहले गुणस्थान को छोड़कर बाकी सभी गुणस्थान का क्षेत्र क्या बताया, लोक का असंख्यातवा भाग। लोक का असंख्यातवा भाग मतलब क्या, दूसरे गुणस्थान, एग्जाम्पल लेते हैं ना, दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान का क्षेत्र क्या कहा, मतलब दूसरे गुणस्थान से युक्त जीव कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो उनका क्षेत्र क्या है। तो लॉजिकली क्या है, मध्य लोक में पाए जाएंगे अपनी प्रश्नाली के अंदर। देवों में भी पाए जा सकते हैं, स्वर्गों में भी पाया जा सकता है दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव, और नारकियों में भी पाया जा सकता है दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव। तो लॉजिकली एक त्रसनाली के अंदर ही है। ओके, तो ये क्षेत्र कितना है कह दिया, संपूर्ण लोक का असंख्यातवा भाग। ओके, इतनी सी बात है। ओके, चलिए, ये क्या हो गया, सामान्य कथन हो गया क्षेत्र का। अब विशेष कथन करना है। विशेष में थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे, हम ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा अपन आइडिया तो ले लेंगे। ओके, देखो अभी विशेष की अपेक्षा गति में लेंगे अपन। ओके, मतलब गति मार्गणा। ओके, हम विशेष में आएंगे तो मार्गणा स्थान लगाना है, तो गति पहली मार्गणा ले ली। गति में हमने क्या किया, मान लीजिए कि 4 गुणस्थान वर्ती, उसमें भी हम नरक की पृथ्वी लेंगे। ठीक है, तो उनका क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यातवा भाग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लोक का असंख्यातवा भाग। अब मनुष्य गति में आ जाइए। मनुष्य गति में क्या हो सकता है क्षेत्र, कोई बता सकता है क्या? मनुष्य गति का क्षेत्र 2.5 द्वीप है, तो उसको भी, यस, उसको भी क्या किया, लोक का असंख्यातवा भाग 2.5 द्वीप ही क्षेत्र पाया गया है। ओके, करेक्ट। देवगति का क्षेत्र कोई बताएगा क्या? सात राजू कह दिया, वो 7 राजू, कुछ कम 7 राजू, तो ये भी लोक का असंख्यातवा भाग ही आता है। और तिर्यंच गति का क्षेत्र कोई बताएगा क्या? विचार करके बोलना, तिर्यंच गति का क्षेत्र। बहुत अच्छा, तीनों लोग। कैसे भैया, 3 लोग कैसे ले लिया आपने? बस बस बस, बिल्कुल मुझे यही चाहिए था, क्योंकि हमको क्या यूजुअली क्या माइंडसेट होता है कि तिर्यंच कह दिया तो हमको गाय भैंस बकरी आदि ही दिखाई देने लगता है। तो बाकी को तो हम तो स्थावरों को जीव देखते ही नहीं है, ऐसी बात है ना। तो यूजुअली क्या है कि उनको तिर्यंच में गिनने के तो भूल ही जाता है जीव, तो इस अपेक्षा से मुझे ये आया था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमने गति की अपेक्षा से विचार किया। अब इंद्रिय की अपेक्षा से विचार करेंगे। इंद्रिय की अपेक्षा विचार करते, देखो, इंद्रिय से एक इंद्रिय जीवों का क्या क्षेत्र होगा, संपूर्ण लोक। अभी ये इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा। विकल इंद्रिय मतलब क्या? विकल इंद्रिय मतलब 2, 3, 4, और सकल इंद्रिय
लोक का असंख्यात्वा भाग। ओके, ये इतना समझना। आगे, बादर एकेंद्रीय जीव का भी लोक के असंख्यात्वें भाग ही जानना। ओके, एक प्रश्न है आप सबसे, बादर निगोदिया जीव कहां कहां पाए जाते हैं? बादर निगोदिया जीव वैसे बादर निगोदिया जीव कौन से शरीरों में नहीं पाए जाते? चलो पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक, बस एक। हाँ हाँ, एक ही, ये इतना ही एक है, और कुछ है? चलो मैं बोलता हूं, 8 स्थानों पर नहीं पाए जाते। कौन से 8 स्थान पर नहीं पाए जाते? 8 स्थानों में क्या लिया? स्थावर, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ओके, इनके आधार से 4 स्थावर हो गए ये। इनके आधार से बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। एक हो गया ये, 4। देवगति के जीव और नारकी जीव, वैक्रिक शरीर, कितने हो गए? 6। देवों का देव हो गया अपना, अभी कौन सा कहा था आपने? परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर के आधार से बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। और लास्ट, आहारक शरीर। आहारक शरीर के आधार से भी निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। ओके, ये 8 स्थान पर बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। ओके, अब मेरा अगला प्रश्न है कि बादर निगोदिया जीव कहां पाए जाएंगे? 3 लोक में कहां कहां पाए जा सकते हैं? ओ लोकाकाश, बादर निगोदिया जीव की बात है, थोड़ा सा विचार करना। कला जो नीचे है, वहाँ पे भी बहुत पाए जाते हैं, और सिद्ध क्षेत्र में भी होते हैं। नहीं, चलो थोड़ा सा गलत आंसर है। देखो, बादर निगोदिया जीव जब कहते हैं ना, तो उसको कोई ना कोई आधार चाहिए रहने के लिए। थोड़ा विचार करना। कलंकला में कोई आधार है क्या रहने का? पहला वो प्रश्न है। अगर आधार ही नहीं है तो कलंकला में क्या है? वैसे कुछ है ही नहीं ना। अरे वहां पर आधारभूत कुछ तो होना चाहिए ना, जिसके आधार से जीव रहे। तो बादर निगोदिया कह तो रहे ना अपन, बादर निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया तो पॉसिबल है, लेकिन बादर निगोदिया कैसे पॉसिबल होंगे? क्योंकि आधार चाहिए वहां पर, और आधार नहीं है तो वहां पर जीव नहीं पाया जाएगा। कहने की बात यह है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि कहां पर ये जीव पाए जाते हैं। मैंने इसका जवाब दिया नहीं है, लेकिन ये एक विचार के, एक चिंतन के लिए बिंदु है। ओके, ये प्रश्न है ना, अभी श्रेयांश जैन सिद्धांत प्रवेशिका उसने पूर्ण की वहां पर। तो वहां पर एक भाई ने प्रश्न किया था कि त्रस नाली के बाहर बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जा सकते, ये उन्होंने प्रश्न किया था, और अपने आप में विचारणीय बिंदु है। ठीक है, अभी तक इसका मैंने समाधान नहीं दिया है, अभी तक चर्चा चल रही है। देखते हैं कुछ आया समाधान तो मैं आप सबको भी साझा कर दूंगा। ओके, हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना। तो कहा क्या आधार लेंगे? तो बादर निगोदिया जीव पाए ही नहीं जाएंगे, ऐसा अपने को अब अनुमानित दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो कुछ ठोस आधार जिनवानी का नहीं मिला है, कुछ मिलता है तो देखेंगे आप।
हाँ मतलब वो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। ओके, तो ये अच्छा प्रश्न था, क्योंकि आपने को क्या लगता है बादल निगोदिया जी होंगे ना, सब जगह पर होंगे, लेकिन त्रस्त नाली के बाहर वहां पर आधार क्या है? और दूसरा क्या है, देखो मान लीजिए पृथ्वियां है ना, ऐसी ऐसी है, कंटिन्यूस है। ओके, साथ की साथ पृथ्वियां ना आर पार है, त्रस्त नाली के बाहर भी पृथ्वी है, लेकिन अभी अभी हम कह रहे हैं ना पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके आधार से क्या है, इनके आधार से बादल जीव रहते ही नहीं है। तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह फिर से कि भाई फिर कैसे मिलेंगे अपने को। तो अभी ये विचारणीय बिंदु हो जाता है कि त्रस्त नाली के बाहर क्या। ओके, तो ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ना है। देखो बादर जीव रह सकते हैं, लेकिन बादर निगोदिया नहीं रह सकते। थोड़ा फर्क समझ में लेना, बादर निगोदिया अलग चीज और बादर जीव अलग रहते हैं। ओके, चलिए एक काय काय अनुवाद मतलब काय मार्गणा है। काय मार्गणा में क्या कह रहे, पांच स्थावर का क्षेत्र क्या है, सर्वलोक। और त्रस काय का क्षेत्र क्या हो सकता है, त्रस काय का क्षेत्र त्रस काय का क्षेत्र त्रस नाड़ी, ठीक है बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे, लोक का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र। ओके ठीक है, एक और लेते हैं इसमें, मतलब क्षेत्र की थोड़ी सी और चर्चा हो जाएगी। वेद वेद लेते हैं, वेद मार्गणा लेंगे। ओके, वेद मार्गणा का क्षेत्र क्या, तो कोई बता सकता है वेद मार्गणा का क्षेत्र क्या हो सकता है? इसको अपने को गुणस्थान लगाकर देखिए। मान लीजिए पहले गुणस्थान में वेद मार्गणा का क्षेत्र क्या है, पहले गुणस्थान में 3 लोग, बहुत अच्छा। सासाधन गुणस्थान में वेद मार्गणा का क्षेत्र क्या हो सकता है, थोड़ा सा विचार करना। सासाधन गुणस्थान में वेद मार्गणा का क्षेत्र कितना हो सकता है? मध्यलोक और अधोलोक। मध्यलोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य तिर्यंश सबको सासाधन गुण मतलब सासाधन में आए जाएंगे, तो इसलिए वे वहां पर पाए जाएंगे, वहां का स्पर्श। और अधोलोक में नरक पृथ्वियों में भी दूसरा गुणस्थान होता है इस अपेक्षा से, लेकिन देवों में भी होता है ना सासाधन गुणस्थान। तो अधोलोक भी होगा, अधोलोक भी होना चाहिए, लॉजिकल बात कर रहा हूं। ओके, और एक अपेक्षा बोलता हूं, हाँ ऊर्ध्वलोक, तो मैंने देवों को ऊर्ध्वलोक में ले लिया ना। मैंने पहले तो आधो कह दिया मैं, नारकियों की अपेक्षा, और देवों में भी पाया जाएगा ऐसा कहा मैंने। ठीक है, तो देवों में भी आ गया, देव मनुष्य मतलब मध्यलोक और नारकी, इन सब में सासाधन गुणस्थान हो सकता है। और एक अपेक्षा है, देखो थोड़ा सा अभी विचार करना, कोई जीव उपशम सम्यक्त्व का काल, उपशम का काल है, प्रथम उपशम का काल है, लेकिन अब च्युत हो गया है सम्यक्त्व से, सासाधन गुणस्थान में है, ऐसा जीव मर गया, मनुष्य या तिर्यंश ही लेंगे अपन, ऐसा जीव मर गया, तो ये कहा जा सकता है, कोई बता सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज कहा जा सकता है? भोग भूमि में भेजना है उसको, भेज देंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कहा भेजना है?
नरक में सासाधन गुणस्थान नहीं होता, मतलब अपर्याप्तक अवस्था में। देवगति में हो सकता है ना? देव में हो सकता है, भोग भूमियों में जा सकता है, ये तिर्यंश भी जाता है। और तिर्यंश मतलब एक इंद्रिय भी हो सकता है। तो एक इंद्रिय कहाँ हो सकता है? अरे कहा भी सिद्ध क्षेत्र के उधर का वो बादर निगोदिया भी हो सकता है। कौन? ये जीव दूसरे गुणस्थान वाला जो सम्यक्तों से च्युत हुआ है और वहां जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी संभव है। आप कहोगे अरे कितनी बड़ी बात है, अब भी जस्ट सम्यक्तों से उतरा है। अरे ये सम्यक्तों से उतरा है और ये मरण हो गया, मरण के काल में आयु बंद और गया, या पहले भी की होगी बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका सम्यक तो छूटा है और इसी की वजह से ये गया है। अगर सम्यक तो बरकरार रहता तो फिर ये नियम से भोग भूमि का तिर्यंश हो जाता, लेकिन सम्यक तो बरकरार नहीं है, तो ये एकेंद्रिय भी हो सकता है, तो ये कहीं भी जन्म ले सकता है। ओके, तो इस न्याय से लोक में कहीं भी उसकी प्राप्ति हो सकती है, ये समझना। ठीक है, ये दूसरे गुणस्थान की बात हो गई। तीसरे गुणस्थान का क्षेत्र क्या लगाएंगे? तीसरे गुणस्थान का क्षेत्र, तीसरा गुणस्थान किसको होता है? कह रहे या तो कोई चौथा गुणस्थान वर्ती हो तीसरे गुणस्थान में आए, या कोई पहले गुणस्थान में सादी मिथ्या दृष्टि है वो तीसरे गुणस्थान को आ जाए। तो ऐसे जीवों का क्षेत्र क्या हो सकता है? सभी में आएगा ना फिर वो, मतलब तीनों लोग। तीन लोक में, मतलब त्रस नाली के अंदर पॉसिबल है, वहां पर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अपन किसकी चर्चा कर रहे थे? वेद मार्गणा में हम गुणस्थान घटित कर रहे थे। वेद मार्गणा मतलब क्या हो गया? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ओके, हाँ, तो ये वेद मार्गणा की बात आ गई। तीसरा गुणस्थान हो गया। चौथे गुणस्थान में हमको स्त्री वेद, पुरुष वेद की अपेक्षा ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? स्त्री वेद, पुरुष वेद की अपेक्षा ओके, और नपुंसक वेद की अपेक्षा से ये नारकियों में भी पाया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये चौथे गुणस्थान की बात हो गई। ऐसा करते करते पांचवा गुणस्थान, छठवां गुणस्थान कहाँ कहाँ, पांचवा गुणस्थान कहाँ कहाँ होता है? मध्यलोक में ही होगा। तो मध्यलोक ही है, लेकिन इसको लोक का असंख्यात्मक भाग ही कहते हैं। ओके, फिर भी मध्यलोक है, वेरी प्रिसाइज। छठवा, सातवां, आठवां गुणस्थान, नौवां गुणस्थान कहाँ होगा? मध्यलोक में ही होगा। ठीक है, मध्यलोक में भी ढाई द्वीप के अंदर ही होगा। ओके, अब प्रिसाइज होते जा रहा है। ओके, और यहां पर वेद कौन सा पाया जाएगा? पुरुष वेद ही पाया जाएगा। ओके, द्रव्य पुरुष वेद की बात है। ओके, तो द्रव्य पुरुष वेद ही पाया जाएगा। ये यहां तक छठवें, सातवें, आठवें, नौवें। वैसे द्रव्य पुरुष वेद तो आगे भी है, लेकिन चलो स्त्री वेद अगर कहना है तो कहां तक हो सकता है स्त्री वेद? भाव स्त्री वेद कहां तक हो सकता है? 90 के छठवें, मतलब एक्चुअली छठवां भी नहीं है, चौथा है। भाव पुरुष वेद वहां पर छठवें में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन सवेद भाग अपन ले लेते हैं। सवेद भाग 90 का, वहां तक वेद पाया जाएगा। तो वेद का स्पर्श कहाँ कह दिया? भाव वेद की अपेक्षा भाव वेद का स्पर्श 90 गुणस्थान तक ही कहा। उसके आगे वो अपगत वेद है। अपगत वेद मतलब 90 के आगे, 90 के सवेद के आगे वहां पर कोई वेद नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो कहने की अपेक्षा इतनी है कि सवेद भाग ये गुणस्थानों में इतना ही लगाया, और फिर जहां पॉसिबल है वहां की हमने क्षेत्र की भी चर्चा की। तो ये इस प्रकार क्षेत्र का हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। क्या कहा?
हाँ वेद सहित वेद सहित, अर्थात 90 गुणस्थान में ऐसा होता है ना, जहाँ पर सबसे पहले वेद चले जाते हैं, 9 कषाय, हाँ, 9 कषाय चली जाती है, उसके बाद में फिर कषाय चली जाती है, अर्थात क्रोध जो है वो मान रूप कन्वर्ट होता है, मान माया रूप कन्वर्ट होता है, माया लोभ रूप, और लोभ का बादर लोभ का सूक्ष्म लोभ में कन्वर्जन होता है। तो ये प्रोसेस है, हर एक भाग है उसका, पहले भाग में कुछ होगा, दूसरे भाग में कुछ होगा, तीसरे भाग में कुछ होगा, चौथे भाग में कुछ होगा, पांचवे, ये 90 गुणस्थान के। तो कह रहे दूसरे भाग में नपुंसक वेद गया, फिर स्त्री वेद तीसरे या चौथे भाग में गया, और छठवें भाग में पुरुष वेद भी चला जाता है। ऐसे 6 भाग किए हैं जहां पर कषाय चली जाती है, 9 कषाय, फिर क्रोध चला जाता है, फिर मान चला जाता है। तो कहने की बात, ये सवेद भाग मतलब उसी 90 गुणस्थान में भी ना पूरा 9वां गुणस्थान वेद सहित नहीं कहा गया है, 90 गुणस्थान का कुछ भाग, 6वां भाग ये वेद सहित कहा गया है, उसके आगे अपगत वेद कहा गया है, ये समझना। ओके, आइए, तो हाँ, प्रश्न है क्या भैया? भैया सारे सारे कषाय और सारे सिर्फ 9 कषाय ही होंगे गुणस्थान? नहीं, क्रोध चली जाएगी, मान चला जाएगा, माया चली जाती है, बादर लोभ गया, सूक्ष्म लोभ रहता है। 90 गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ, अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ हो गया, अर्थात 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है, उदय रहता है, लेकिन उसको लेकर कोई बंध नहीं होता है, सूक्ष्म लोभ रहता है। ओके, चलिए, और 12वें में फिर पूरे वितरागी हो जाएंगे। यस, 11वें कहो 12वें कहो पूर्ण वितरागी होते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई, आगे बढ़ना है। और एक हाथ लेना है क्या? एक ले लेते हैं। भव्य मार्गणा पे ले लगा देते हैं, भव्य मार्गणा। ओके, भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्य मिथ्यात्वी जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? 3 लोक में पाए जाएंगे। क्षेत्र सासादन, भव्य सासादन से लेकर आयोग केवली पर्यंत ये कहाँ पाए जाएंगे? फिर लोक के असंख्यातवा भाग, लोक का असंख्यातवा भाग। ओके, और मिथ्यात्वी अभव्य कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो कह रहे हैं ये सर्वलोक में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनका क्षेत्र क्या है? सर्वलोक कहा। ओके, तो इस प्रकार ये अपन ने विशेष मार्गणा की अपेक्षा भी थोड़े बहुत बिंदु चिंतन में ले लिए। ये क्षेत्र की अपेक्षा से हमने चर्चा की, सत की अपेक्षा से अस्तित्व की चर्चा की, संख्या कितने जीव कौन से गुणस्थान में पाए जाते वो आ गई, क्षेत्र कौन सा जीव किस क्षेत्र में पाया जा सकता, कितने क्षेत्र में पाया जा सकते हैं, कौन से गुणस्थानवर्ती, ये हमने देखा। अब स्पर्शन में क्या लेना है कि ये जीव कितना गमन कर सकता है, कितनी एरिया को कवर कर सकता है, उसको स्पर्शन कहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, हम यहां से मान लीजिए औरंगाबाद गए, तो हम यहां से औरंगाबाद गए तो हमने स्पर्श कौन से जितने एरिया का स्पर्श होता गया उसको स्पर्शन में लिया जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। स्पर्शन मतलब हम गमन करते हैं तो जितना एरिया कवर होता है, जितनी क्षेत्र कवर होता है, उसको स्पर्शन में लिया जाएगा। ओके, अब यहां पर लगाना है गुणस्थानों में कि भाई पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, और सब पॉसिबिलिटीज लगाना है। समुद्घात की अपेक्षा, समुद्घात से मैक्सिमम कहा जा सकता है, ये सब लगाना है। ओके, और विशेष अपेक्षा तो मारणांतिक समुद्घात में ही बैठती है। मारणांतिक समुद्घात में क्यों? उसी समय में ये ज्यादा क्षेत्र कवर कर सकता है। मतलब मध्य लोक का जीव भी आपको सिद्ध क्षेत्र पर भी जाता हुआ दिखाई देगा,
नारकी जीव भी मध्य लोक में आता हुआ दिखाई देगा। काय के लिए? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ओके, थोड़ा सा आप विचार करेंगे। हाँ देखो केवली समुद्घात उससे ज्यादा भी हो सकता। हाँ, केवली समुद्घात की भी हो सकती है ना चर्चा, उससे ज्यादा होगा ही होगा। बट केवली समुद्घात 13वें गुणस्थान में है। अपन अन्य अन्य गुणस्थानों की भी चर्चा कर सकते हैं कि नहीं, तो उनका स्पर्शन कितना होगा वो भी तो बात है ना, राइट? तो वो देखना है आपने को। देखो अब स्पर्शन मतलब क्या? जहां अभी स्वयं स्थित है वहां से अन्य क्षेत्र का ग्रहण, इसको स्पर्शन कहते हैं। अभी यहां है, यहां से हम कहीं दूसरे क्षेत्र का ग्रहण कर ले, उसको स्पर्शन कह रहे हैं। तो अब देखो, इस लोकाकाश में एक राजु प्रमाण पृथक पृथक घन रूप खंड करने पर 343 घन राजु प्रमाण घनाकार क्षेत्र का विस्तार होता है। ठीक है, अब यहां पर इसमें थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा समझना। क्षेत्र को भी जो स्पर्शन है ना, वो 4 अपेक्षाओं से लिया गया है। कितनी अपेक्षाओं से? 4 अपेक्षाओं से। कौन सी? स्वस्थान विहार। मैं समझाता हूं ये सब बातें, आप चाहो तो नोट करके ले लीजिए, या पेज नंबर हाँ जी, देखो अब क्या कह रहे हैं? स्पर्शन 4 प्रकार से देखा जाता है। एक स्वस्थान विहार, इसका आगे लिख दीजिए। स्वस्थान मतलब क्या? स्वयं की सामर्थ्य से कहीं गमन करना, इसको कहेंगे स्वस्थान विहार। दूसरा है परस्थान विहार। परस्थान विहार मतलब मान लीजिए मेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन किसी दूसरे की सहायता से मैं आगे जाऊं, इसको कह रहे हैं परस्थान विहार। तीसरा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से स्पर्शन हो सकता है। ओके, 3 हो गए। और चौथा, उपपाद अपेक्षा से स्पर्शन। ओके, ये 4 अपेक्षाओं से यहां पर उन्होंने समझाया है अपने को। देखो अब क्या है, अब स्पर्शन को भी 2 अपेक्षा से लगाएंगे। एक गुणस्थान सामान्य रूप से, विशेष मार्गणा अपेक्षा। देखो आचार्य ने कितना समय लगाया है, 300 400 पेजेस खाली इसी के है। 400 पेजेस लिखते जाना, अरे साधारण बात है क्या? हमको एक पेज लिखने के लिए कितना समय जाता है? मतलब दिन रात इसी का उपयोग है ना? देखो क्या कह रहे हैं, देखो अभी में भी स्पर्शन होता होगा ना, जैसे दूसरे पदार्थों को सामने। नहीं, वहां गमन नहीं हुआ ना। यहाँ गमन करने की मतलब शरीर सहित गमन करने की बात है, समझना इस बात को। मतलब कोई ना कोई शरीर होना चाहिए। देखो समुद्घात में शरीर है साथ में, इसलिए गमन कह दिया। स्वस्थान परस्थान, यहां पर भी शरीर है साथ में, तो ये चल सकता है। मतलब क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे भैया ये माइक म्यूट कर सकते हैं क्या? देख स्वस्थान मनुष्य है तो इसी को पकड़ेंगे, म्हणजे ये गति म्हणजे दूसरी पर्याय नहीं पकड़ेंगे। देखो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, यही गति, यही पर्याय को लेंगे। देखो अभी जैसे स्वस्था, अभी अपन 6वें काल का अंत देखेंगे। 6वें काल के अंत में क्या होता है कि बहुत प्रलय होता है, और जो भद्र परिणामी जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, विद्याधर आते हैं
यहाँ से उठाते हैं और वहां की गुफाओं में ले जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, मनुष्य की गमन की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन कोई आया, उठाया और लेके गया, तो ये क्या हो गया, परस्थान, मतलब परस्थान विहार हो गया। स्वस्थान विहार, परस्थान विहार, ये ऐसे लगाना है। नॉट नेसेसरी कि कोई आकर लेके जाए, लेकिन ऐसा पर के संयोग वहां पर दिखाई देता है। ओके, ये इसलिए परस्थान विहार के। इसकी सामर्थ्य मान लीजिए 10 किलोमीटर ही थी, लेकिन 10 किलोमीटर के आगे ले जाने की बात जो हुई उसको परस्थान विहार कहेंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, देखो अभी आचार्य जैसे हम बोलते हैं विदेश क्षेत्र में, फिर वो इसमें आएगा। हाँ देखो, आहारक समुद्घात को यहां पर कोई बोला नहीं है गमन की अपेक्षा से, लेकिन अगर लगाना है तो इसको रिद्धि है ना, तो इस अपेक्षा से इसको परस्थान विहार ज्यादा युक्त बैठता है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपको कंफर्म करूंगा फिर भी ये बात, है ना, कि ये जो गमन है ये रिद्धि है, तो रिद्धि ये स्वस्थान में जाएगी भैया। रिद्धि कहो तो स्वस्थान, स्वस्थान ये रिद्धि में जाएगी। हाँ, रिद्धि ये स्वस्थान में जाती है। ओके, ठीक है, देखो आगे बढ़ना है। सामान्य और विशेष से चर्चा करनी, सामान्य से गुणस्थान में और विशेष से मार्गणा स्थान में। अब सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का स्पर्शन क्षेत्र क्या हो सकता है, तो मिथ्या दृष्टि तीनों लोक में है, तो गमन कहीं भी हो रहा है ना, तो इस अपेक्षा से 3 लोक उसका गमन क्षेत्र हो सकता है। ओके, अब दूसरा सासादन सम्यक दृष्टि जीव, उसका आपने कहा 3 लोग, लेकिन आप पर्टिकुलर पर्याय की बात कर रहे हैं, तो 3 लोग कैसे आएगा? अरे 3 लोक में ठसाठस मिथ्या दृष्टि जीव भरे कि नहीं भरे? तो ये नाना जीवों की अपेक्षा कथन है, एक जीव की अपेक्षा कथन अपन मार्गणा में करेंगे। अब ये जो है गुणस्थान में नाना जीवों की चर्चा होगी, एक साथ नाना जीवों की चर्चा, लेकिन मार्गणा में भी बहुत सारे जीवों की ही चर्चा होती है, और लगा सकते हैं तो एक जीव की अपेक्षा से भी चर्चा की जा सकती है। मतलब मार्गणा में फिर से 2 बिंदु खड़े होते हैं, नाना जीव और एक जीव। ओके, तो बहुत विस्तार का है, अपन तो थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। ओके, अभी गुणस्थान में तो नाना जीवों की अपेक्षा चर्चा एक जीव की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, और चाहो तो अपन एक जीव के ऊपर भी लगा कर देखेंगे। मान लीजिए गुणस्थान में फिर वहां पर गति आ गई, समझ में आ रहा है क्या? अभी मनुष्य जीव ले लिया, मनुष्य गति का जीव ले लिया, तो मनुष्य गति के जीव का अब आप मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा लगाना, या 14 गुणस्थान लगा दीजिए ना, 14 गुणस्थान हम लगा सकते हैं, तो वो हमको लगाना पड़ेगा फिर वैसे, तो वो गति में चला जाएगा, तो वो विशेष चर्चा हो गई। सामान्य में मात्र पहले गुणस्थान में हमको 3 लोक में दिखाई देते हैं, तो 3 लोक इनका स्पर्शन दिखाई देता है। ओके, अब सासादन गुणस्थान वर्ती जीव है, इसका स्पर्शन क्या होता है ये देखिए आप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सासादन सम्यक जीव का स्वस्थान विहार की अपेक्षा लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र का स्पर्शन होता है। स्वस्थान, परस्थान विहार की अपेक्षा स्वर्ग के का देव नीचे तीसरी पृथ्वी, नरक पृथ्वी पर्यंत जाता होने से वहां तक 2 राजू, और ऊपर अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग पर्यंत जाता होने से 6 राजू, इस प्रकार कुछ कम 8 राजू। अब देखो ये थोड़ा समझाता हूं। कोई एक स्वर्ग का देव ले लीजिए, वैसे स्वर्ग का देव एकाध देव का नाम ले लीजिए, स्वर्ग का एकाध देव का नाम, एकाध स्वर्ग का नाम ले लीजिए। मैं यही चाहता था भैया, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, इनको स्वर्ग के देव नहीं कहते, इनको मात्र देव कहते हैं, स्वर्ग के देव नहीं कहते। ओके, हाँ,
नहीं नहीं नहीं, जो पहला कौन सा है पहला? विमान वसु। एक मिनट, हाँ, सौधर्म ईशान आदि आदि सानत कुमार महेंद्र, ये लेकर आरण अच्युत, ये स्वर्ग के देव हो गए। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग के आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रश्न है क्या प्रिया भाभी आपका? आवाज तो नहीं आ रही है मुझे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आवाज थोड़ी क्लियर हो जाएगी तो फिर आपने वो समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, कहा थे, हाँ, सासाधन गुणस्थान स्वस्थान अप्रमत्त, स्वस्थान की अपेक्षा से कह रहे लोक का असंख्यात्वा भाग ले लिया। पर स्थान की अपेक्षा से, देखो पर स्थान की अपेक्षा से क्या हो गया, दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव को कोई देव, मैं मान लीजिए सौधर्म का देव है, सौधर्म देव है, तो सौधर्म का एक्चुअली गमन क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन कोई देव उनको 16वें स्वर्ग तक ले जा सकता है। और नरक में, अरे शारदा मासी जी, आपका माइक बंद कर दीजिए ना। वे भी कई दूसरी जगह गए और सुन रहे हैं, ठीक है। चलो, अंकुश भैया नहीं क्या आज? अंकुश भैया नहीं है, ये तो होस्ट कौन रहता है फिर आज? या बिना होस्ट का भी चल जाता है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शायद उनको फोन करके कह सकते तो कह दीजिए ना भाभी जी। हाँ, देखो दूसरे गुणस्थान का पर स्थान की बात करनी है अपने को, है क्या हो गया, कोई सौधर्म का देव है, उस देव को ऊपर ले गया, कहां तक ले जा सकते हैं, 16वें स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। और मान लो इस देव को ये स्वयं से ही तीसरे नरक तक जा सकता है, तो 16वां स्वर्ग कितना ऊपर है वैसे? ऊपर 6 राजू ऊपर है। और नीचे कितना है? नीचे है 2 राजू, तो कुछ कम 6 राजू प्लस 2 राजू कितने हो गए? कुछ कम 8 राजू। तो इस प्रकार किसी देव का सासाधन गुणस्थानवर्ती देव है, तो दूसरे गुणस्थान में ऐसा कुछ कम 8 राजू गमन हो सकता है। समझ में आया क्या? कुछ कम 8 राजू गमन। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। सम्मति जो गिरा हुआ जीव भी सासाधान ना है ना। आ रही है आवाज? बोलिए ना भैया। क्यों नहीं बोल रहे, क्या मतलब? ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है। देखिए मेरे शायद उनका प्रश्न ये होगा कि सासाधन गुणस्थान वाले जीव गमन कैसे करेगा, ये प्रश्न होगा उनका। तो इसका समाधान इतना ही है,
देखो मैं ये कह रहा हूं कि कोई आके उठा के लेके गया है इसको, ये तो बैठा है, मान लीजिए ये तो सामयिक की अवस्था में बैठा होगा, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, ओके। अब इसको मालूम नहीं इसका पतन हुआ है नहीं हुआ है, ये तो अंदर बैठा है और कोई देव आया उठाया और उसको ले गया ऊपर, तो इस न्याय से उसका पर स्थान गमन हो गया, ओके। और दूसरी अपेक्षा क्या है कि इसको नरक भी ले गया कोई, पॉसिबल है ऐसा, कोई लेके जाए तो भी पॉसिबल है और स्वयं से तो जाता ही जाता है तीसरे नरक पृथ्वी पर्यंत। तो इस न्याय से इसका गमन कुछ कम 8 राजू हो जाता है, ओके। तो ये बात हमने दूसरे गुणस्थान पर घटित करके देखी कि हाँ इनका कुछ कम 8 राजू गमन क्षेत्र पाया जाएगा। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें लगी मुझे, ये नवीन प्रमेय है ये, और हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को बोरियत भी आ जाए, मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि अपने आप में सबकी टेस्ट अलग होती है, रुचि अलग होती है, बट जानने का सामर्थ्य, मेरा ज्ञान का कार्य जानना है, और जानना कभी भारकारी नहीं होता है ये नक्की करना, और जिसको भारकारी लगा है ना तो समझना उसने ज्ञान स्वभाव का विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं करना, जितना आ रहा है ना ग्रहण करने की शक्ति है अपने में तो ग्रहण करते रहना, और अपने आप में फिर लाभ भविष्य में निश्चित रूप से हो सकता है। चलिए, तो ये पर स्थान की अपेक्षा से हमने चर्चा की। अब आगे यहाँ पे शासन सम्यक जो बोला ना, वो पर स्थान बोले तो अभी शासन स्थान का कुछ ही समय काल है, राइट। ऐसे इधर से इधर लेके जाने मतलब एग्जैक्टली क्या है? अरे उठाया, अरे उनकी विक्रिया है भैया, एक झटके में वहां पहुंचेंगे ये तो खासियत है। वो लेके जाएंगे या नहीं, कैसा है मतलब, कैसे लेके जाएंगे मतलब क्या, देखो कोई देव आएगा ऊपर का और इनको लेके जाएगा, मरे पछी ये शासन मतलब ये ऑलरेडी बैठा है, कोई आया, दोस्त होगा कुछ भी होगा, आया इसको लेके गया। अभी कारण क्या हो सकता है ये नहीं कह रहे, लेकिन जिनवानी में आई है बात कि ऐसा ले जा सकता है, तो किसी भी कारण से गया होगा, हम क्या कह सकते हैं, राइट। तो वो जा सकते हैं, इतनी बात है, गमन की बात चल रही है, तो ये इतना पॉसिबल है जो बात अपन कर रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, अरे ये कैसा होगा, क्या कारण होगा, कारण कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त होंगे, कुछ भी होंगे, ले गया होगा उनको, ओके। तो ऐसा उसका काल भी एकदम समय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मतलब उसी समय में ले गया। और हमको क्या दिख रहा है, नॉर्मली प्रथम उपशम का काल होगा ना, दूसरा गुणस्थान मतलब प्रथम उपशम का काल, मतलब वो औपशमिक का काल है ना, अभी उस काल में लेके गया है, अवली का मतलब 6 अवली प्लस 1 समय है ना, उतनी तो बात है, उतने उत्कृष्ट काल है, और जगन्य काल तो 1 समय का ही है, तो इतने कम काल में भी वो उसको लेके जा सकता है, बहुत कम समय लगता है, तो इतने में वो गमन हो सकता है, इतनी सी बात अपने को समझना, ओके। अब और एक कंडीशन लगा रहे हैं, मान लो कोई 6वें नरक का नारकी है ना, ये परस्थान हो गया, अभी 6वें नरक के नारकी के ऊपर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि इसका होना है मरण, और मरण के पहले इसको आकुलता हो गई, मैं कहाँ जन्म लूंगा, तो बस वो वहां से निकला और मध्यलोक में आ गया, इस न्याय से 6 राजू गमन हो गया उसका। तो कुछ कम 6 राजू गमन ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से नारकियों का दिखाई दे रहा है, समझ में आया। एक स्वस्थान की अपेक्षा चर्चा की, एक परस्थान की अपेक्षा चर्चा की, अब एक मारणांतिक की अपेक्षा चर्चा आई। ये समझ में आ रहा है क्या सबको, थोड़ा सा नवीन प्रमेय है, लेकिन समझने का यत्न करना। आगे इसका मतलब है मिनिमम है ना, कोई भी 7 ये तो ट्रेवल कर ही सकता है। हाँ कर सकता है ना, अभी अगला वही बात है, देखो अभी देखो।
अब देखो, कोई जीव सासादन सम्यक दृष्टि है, हाँ? और उसको ऊपर वात वलय में जन्म लेना है और उसने मारणांतिक समुद्घात किया, तो कुछ कम 7 राजू का गमन हो सकता है। कुछ कम 7 राजू मतलब क्या कि अब यहां पर मध्यलोक में खड़ा है, बैठा है, और ये जीव मारणांतिक समुद्घात करे, सिद्ध क्षेत्र में वहां का जीव बनना है उसको, सिद्ध नहीं बनना है, सिद्ध क्षेत्र के उधर का कोई जीव बनना है, वात वलय का कुछ बनना है उसको, तो यहां से वहां जाएगा, तो ये कुछ कम 7 राजू इसका गमन क्षेत्र हो जाएगा, अर्थात इसका स्पर्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? तो ये इसकी दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से हमने चर्चा की। दूसरे गुणस्थान की खासियत ये है, मतलब देखो अभी दूसरे गुणस्थान भी लिया प्लस मारणांतिक समुद्घात भी लिया, मतलब आप सोच रहे हैं क्या कितने परिणाम होते होंगे। एक तो दूसरे गुणस्थान में आया हुआ जीव है, आत्मा को ध्यान रहा है, एट द सेम टाइम मेरा मरण हो रहा है, तो मैं कहां जन्म लूंगा, ये भी उसको विकल्प सताया, और उस विकल्प के तहत ये इसका मारणांतिक समुद्घात हुआ और वो वहां पर गया। ये ऐसा हो सकता है, जैसे जादू जैसी बातें लग रही है ना, कर्णाणी पूरा जादू से भरा हुआ है, इंटरेस्टिंग है सब। चलो अब तीसरे गुणस्थान की चर्चा करेंगे। तीसरे गुणस्थान में एक मिनट, 5 राजू, भैया जी, हाँ बोलिए। छिपकली जो रहती है, तो उसको उसकी पूछ कर सकती है, तो भी प्रदेश बने रहते, तो हाँ ठीक है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहे अपन, स्वस्थान गमन की बात कर रहे। वह आत्म प्रदेश चिपके रहने दीजिए, लेकिन कितना गमन हुआ, तो उतना गमन तो चल ही रहा है ना, ऐसे तो वो स्वयं से ही गमन करती है ना कितने ही दूर तक, तो उसकी बात तो ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन अपन उत्कृष्ट की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा थोड़ी सी गलती हो गई है मेरी, एक मिनट। नहीं बराबर है, हाँ इतनी बात हो गई। कह रहे हैं कि गमन क्षेत्र कितना हो सकता है मैक्सिमम दूसरे गुणस्थान वर्ती का, तो 12 राजू का हो सकता है। कैसे? कह रहे वो नारकी आया ना नीचे से, वो 5 राजू ले लीजिए, और यहां से ऊपर सिद्ध क्षेत्र में गया ना, वो 7 राजू ले लीजिए, 7 और 5 12 राजू, इतना गमन क्षेत्र हो सकता है। ये यहां थोड़ी सी बात रखी। ओके, मैं एक एक जीव की अपेक्षा बात कर रहा था, ये नाना जीवों की अपेक्षा इतना गमन क्षेत्र है ऐसा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान में क्या कह दिया? मिश्र गुणस्थान में कुछ कम 8 राजू, कुछ कम 8 राजू इसका उत्कृष्ट गमन हो सकता है। ये पर स्थान विहार की अपेक्षा से ही चर्चा समझना। कुछ कम 8 राजू कैसे लगाया? तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव, अभी दूसरे में जैसे लगाया वैसे ही तीसरे में लगाना। कोई जीव तीसरे गुणस्थान में आ गया और कोई उसको लेके जाए और वहां पर उसका गमन हो गया, तो इस अपेक्षा से वो चर्चा है। ओके, अब चौथे गुणस्थान में आ जाइए। चौथे गुणस्थान में क्या लगाएंगे? चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, इसका स्पर्श कितना है? कहां कहां है चौथे गुणस्थान वाले? हमको ऊपर के अनुत्तर आदि विमानों में भी दिखाई दे रहे हैं, राइट? हमको नारकियों में 7वें नरक पृथ्वी तक भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस न्याय से कितना फैलाव हो गया? वैसे इंडिविजुअल का लगाना है या एक एक का, तो टोटल जीवों का फैलाव तो हम देख रहे हैं कि पूरा ऑलमोस्ट 7 और 5, कुछ कम 7 और 5 12 राजू का तो
हो ही जाता है, राइट। लेकिन गमन की अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं कि कुछ कम 8 राजू। गमन की अपेक्षा क्यों लगा रहे, मैं समझाता हूं आपको। देखो 16वें स्वर्ग तक के देवों को ही गमन करने का भाव आता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों को, उनको गमन करने का भाव ही नहीं आता। समझ में आया? वे गमन करते ही नहीं उसके ऊपर के देव, मतलब अनुत्तर, अनुदिश और सर्वार सिद्धि वाले, इनको तो गमन करने की बात ही नहीं है, ठीक है। वे, उनको भाव आता ही नहीं। 16वें स्वर्ग तक के ही देवों को गमन करने का भाव आता है, तो उनकी ही चर्चा करेंगे। तो उनका ही कह रहे कुछ कम 8 राजू ही गमन हो सकता है। ओके, कुछ कम 8 राजू। कैसे लगा है कुछ कम 8 राजू? जैसे 16वें स्वर्ग के ऊपर तो जा नहीं सकते कोई देव। मान लीजिए पहले स्वर्ग का देव मैक्सिमम 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन 16वें स्वर्ग का देव उसके ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 16वें स्वर्ग का देव नीचे आ सकता है, प्लस और 3 राजू नीचे जा सकता है, मतलब किसी दूसरे के माध्यम से। पर स्थान की अपेक्षा से वो कथन समझना, ठीक है। पर स्थान विहार की अपेक्षा से कुछ कम 8 राजू समझ लीजिए। बोलिए। जो सीता का जीव 16वें स्वर्ग में थे, तब वो संबोधन करने के लिए मध्य लोक में आते, तो वो भी परक्षेत्र देखो स्वयं की सामर्थ्य है ना उसकी। देखो आपको तालिका होगी आपके पास में तत्वार सूत्र की, तो पेज नंबर 77 देखिए। पेज नंबर 77 पर वहां पर उन्होंने क्षेत्र गमन की बात की है। जैसे 16वें स्वर्ग का है, तो 16वें स्वर्ग का स्व से 6 राजू ही जा सकता है, ऐसा कथन आया है। अब जो 2 राजू है ना, वो पर सापेक्ष आ गया। और देखिए थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। पहला दूसरा स्वर्ग है, पहला दूसरा स्वर्ग कौन सा है? सौधर्म ईशान, राइट। सौधर्म ईशान स्वर्ग का देव है ना, उसका गमन कितना होता है? स्वयं से कह रहे ऊपर 1 राजू जा सकता है, नीचे कह रहे ऊपर 1.5 राजू जा सकता है और नीचे 2 राजू जा सकता है। टोटल कितना हो गया? 1.5 और 2 3.5 राजू। तो स्वयं से ये मात्र 3.5 राजू जा सकता है, लेकिन पर की सहायता से ये टोटल 8 राजू भी कवर कर सकता है। समझ में आया? अब आपका प्रश्न है, जो 16वें स्वर्ग का सीता का देव है वो क्या है? वो स्वयं से 6 राजू जा सकता है। 6 राजू मतलब क्या? अब ऊपर से और ऊपर नहीं जाएगा, 16वें स्वर्ग से नीचे ही आना है इसको, ऊपर नहीं जा सकता। तो 16वें स्वर्ग से 6 राजू नीचे आया, तो ये क्या आ गया? 6 राजू अपना मध्य लोक आ गया, राइट। अब मध्य लोक से और नीचे 2 राजू जाएगा तो तीसरी नरक पृथ्वी आएगी। तो ये पर स्थान की अपेक्षा से आपको 2 राजू समझने हैं एक्स्ट्रा। ओके, हालांकि तालिका में तो इन्होंने क्या दिया है? तालिका में इन्होंने दिया है स्व और पर मिलाकर 6 राजू। अब देखिए ना, तालिका में स्व और पर मिलाकर उन्होंने 6 राजू ही दिया है, लेकिन अपन क्या बात कर रहे हैं? 8 राजू की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मेरे पास में 2 स्टेटमेंट्स है, एक तालिका वाला और एक यहां पर तत्वार सार का। तत्वार सार में तो कह रहे हैं कि 8 राजू हो सकता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं 6 राजू। तो अब मैं थोड़ा सा समझूंगा क्या है, लेकिन सीता का देव गया था, इसका आधार इतना ही है कि सीता का देव डायरेक्टली नहीं गया होगा, किसी और की सहायता से वहां गया होगा। ओके, ये ऐसा ही ज्यादा युक्त दिखाई देता है। तो पर स्थान गमन की अपेक्षा से, विहार की अपेक्षा से ले सकते हैं। चलिए अब 5वें गुणस्थान का विचार करेंगे। 5वें गुणस्थान का समय तो होने लग गया है, 1-2 गुणस्थान में हो जाएगा। 5 मिनट थोड़ा सा मुझे आज दे दीजिए।
पांचवें गुणस्थान में स्वस्थान विहार की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, अब देखिए मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से पांचवें गुणस्थान वर्ती है, कहां तक जा सकता है? चलो बोलिए। पांचवें गुणस्थान वर्ती है, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से इसका गमन कितना हो सकता है? एनीबडी कैन ट्राई। क्या भाई एक बार पूछते? मैं ये पूछ रहा हूं, पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव है, इसका स्पर्शन का क्षेत्र निकालना है और स्पर्शन क्षेत्र के लिए क्लू दे रहा हूं मारणांतिक समुद्घात। तो पांचवें गुणस्थान वर्ती का गमन कितना हो सकता है, विहार कितना हो सकता है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा? देवलोक 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 हाँ, देवलोक जाएगा ना, लेकिन कौन से देवलोक में जाएगा? वो देव में ही जाने वाला है, बात तो पक्की है। तलावे स्वर्गतक। हाँ, यो अणुव्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, आ रही बात। 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, तो मारणांतिक समुद्घात भी करेगा तो 16वें स्वर्ग तक जाएगा। अब 16वां स्वर्ग मतलब कितना ऊपर गया? कह रहे हैं यहां से 6 राजू ऊपर गया। तो इस न्याय से पांचवें गुणस्थान का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 6 राजू गमन क्षेत्र हो गया। ओके, अब आगे भाई 6 कैसे आया वो? 6, अरे 16वां स्वर्ग यहां से 6 राजू ऊपर है ना, इसलिए। ओके, 16वां स्वर्ग 6 राजू ऊपर और उसके ऊपर अनुत्तर अनुधीश, सॉरी ग्रैव्य अनुत्तर अनुधीश, अनुधीश और अनुत्तर, आई एम सॉरी। तो ये एक राजू में ही है, ये सब 9 ग्रैव्य 9 अनुधीश और 5 अनुत्तर, ये एक राजू में है। और बाकी ये 16 स्वर्ग के लिए 6 राजू लगा है। ओके, चलिए। और ऐसा होते हुए भी ऊपर वाले विमानों में ज्यादा देव है, नीचे कम है। चलो कम है, आइए आगे। आइए छठवां गुणस्थान। पर का नहीं लगता क्या? हाँ, 100 का तो हो गया, पर का नहीं लगता। नहीं ना, स्व और पर नहीं लगाया, यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात लगाया। हाँ, तो फिर उसमें माइनस में नहीं जाते क्या नीचे? नहीं, ऐसा है ना, मारणांतिक समुद्घात ये पांचवा गुणस्थान है ना, व्रती जीव है ना, तो हाँ, तो ऊपर ही है। हाँ, संयम वाला जीव हमेशा उसका नरक आयु होती ही नहीं है। ओके, जिसकी जो संयम नहीं लेता है ना, उसको ही नरक आयु मिलती है। भले ही चौथा गुणस्थान हो, नरक आयु हो सकती है, लेकिन संयमी जीव की नरक आयु नहीं होती। ओके, देव ही होता है, ही एवकार। चलिए छठवा एक लेते हैं, बस फिर रुक जाएंगे। छठवें प्रमत्त संयत से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 9 गुणस्थान का स्पर्शन क्षेत्र समान है, अर्थात लोक का असंख्यातवा भाग। ओके, एक लाइन में हो गया, लेकिन एक कंडीशन, 13वें गुणस्थान वर्ती उनका जो केवली समुद्घात है, और केवली समुद्घात में भी लोक पूर्ण अवस्था, वहां पर उनका स्पर्शन क्षेत्र 3 लोक हो गया है। ओके, ये सामान्य से हमने 14 गुणस्थानों की चर्चा की, और थोड़ा सा मारगणा की भी चर्चा अपन कल देखेंगे और फिर अगले विषय को चलाएंगे। ओके, कोई डाउट होगा तो आप रख सकते हैं। थोड़ा सा प्रकरण टफ भी लगा होगा, लेकिन घबराना नहीं, समझने की बात है। समझ यह अपनी उपलब्धि है, अपन इस उपलब्धि को कम ना समझे। हम विषय कषाय भोगों के अवसरों को कितना समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को समझने के लिए अनुत्सुक रहते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। प्रयास करें, और प्रयास से सब कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है, सब प्रयास करेंगे तो सब सुखी होने के लिए, यत्न करने के लिए उद्यमी हो जाए। चलिए रुकते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि
हाँ बोलिए। केवली समुद्रात का जो बोला ना गुरुजी, हाँ उसका स्पर्श